अंजलि, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया मैंने? सर, मैंने अपनी पत्नी अंजलि का खून कर दिया है। क्या? पर क्यों मारा तुमने अपनी पत्नी को? सर, मैं नशे में था, कुछ समझ नहीं पाया। मैंने तो सिर्फ उसे डराने के लिए गन उठाई थी। पता नहीं गोली कब चल गई सर। अच्छा, ठीक है, चलो। सर, इसी रूम में मैंने अपनी पत्नी को गोली मारी थी। राजन जी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। बट सर, मैंने अंजलि को यहीं पर गोली मारी थी। राजन जी, ना तो यहाँ पर आपकी पत्नी की बॉडी है और ना ही फर्श पर खून। सर, ये कैसे हो सकता है? सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी पत्नी अंजलि की लाश यहीं पड़ी देखी थी। आप चाहे तो गन चेक कर सकते हैं। सर, राजन सच कह रहा है, इसमें एक गोली कम है। ठीक है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट को बुलाओ। खून के निशान तो हैं, पर लाश यहां से कौन ले जाएगा और किस लिए? हेलो, क्या? सर, वर्सोवा नदी के पास अभी एक औरत की लाश मिली है। अंजलि? सर, ये मेरी पत्नी अंजलि है। अंजलि! राजन जी, आप बॉडी से दूर रहिए और हमें अपना काम करने दीजिए, प्लीज। राजन जी, आपकी पत्नी की बॉडी में कहीं भी गोली लगने के निशान नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद गोली मारी थी सर। सर, मुझे ये झुमका मिला है। ये झुमका? ये झुमका तो अंजलि की छोटी बहन निधि का है। इसे हमने गिफ्ट किया था निधि के बर्थडे पर। क्या अंजलि और निधि के बीच में कोई झगड़ा था? सर, निधि प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर अंजलि से लड़ती थी। कभी कभी तो नौबत हाथापाई पर भी आ जाती थी। प्रॉपर्टी का क्या मसला था? प्रॉपर्टी का कोई मसला नहीं था। अंजलि खुद चाहती थी कि प्रॉपर्टी निधि के नाम हो जाए, लेकिन उसे ड्रग्स की बुरी लत लग गई थी। इसलिए अंजलि ने उसे कहा था कि अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो उसे ड्रग्स छोड़नी पड़ेगी। ये निधि कहाँ है? निधि ज्यादातर अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर ही रहती है। कामिनी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो और हम चलते हैं निधि के पास। सर, सुसाइड नोट। मैंने अपने नशे की लत को पूरी करने के लिए अपनी बड़ी बहन अंजलि को मार दिया। मुझे जीने का कोई हक नहीं। दीदी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपकी छोटी बहन निधि आपके पास आ रही है। सर, निधि खूनी थी और अब वो नहीं रही। इसका मतलब सर, केस खत्म। कामिनी, जब तक दोनों बॉडी की पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती, ये केस खत्म नहीं होगा। और हाँ, दोनों घर के आसपास के सीसीटीवी अच्छे से चेक करो। ओके सर। सर, अंजलि की बॉडी पर एक बाल मिला है। ठीक है, तुम एक काम करो, निधि की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और फोरेंसिक टीम को बोलो कि अंजलि की बॉडी से जो बाल मिला है उसे निधि के डीएनए से मैच करके देखे कि वो निधि के बाल तो नहीं। और इस घर को पूरी तरह सील करके छानबीन करो और देखो कि निधि की हैंडराइटिंग वाली कोई और नोटबुक मिलती है क्या। सर, एक डायरी मिली है। दोनों की हैंडराइटिंग एकदम सेम टू सेम है। तो सर,
इसका मतलब निधि को सच में अपनी बहन को मारने का पछतावा था। हो सकता है। सर, अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसकी मौत पानी में डूबने से हुई है, लेकिन उसके सर पर एक चोट का निशान भी नहीं है। उसे किसी भारी चीज से मारा गया था, लेकिन ऐसी कोई भी भारी चीज हमें अभी तक नहीं मिली है। कोई नहीं, खून का पता तो चल गया। निधि जिंदा होती तो बता देती वो भारी चीज है कहाँ, लेकिन वो तो। सर, अंजलि की बॉडी पर जो बाल मिला था वो निधि के डीएनए से मैच नहीं हुआ। क्या? इसका मतलब खूनी कोई और है? जी सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अंजलि और निधि के घर के पास वाले सीसीटीवी फुटेज को जब मैंने देखा तो एक रेड कैप वाला इंसान नजर आ रहा है, जो दोनों ही जगह पर कैप से आया है। राजन जी, पूरी तरह छानबीन करने के बाद हमें यही पता चला कि निधि ने पहले अपनी बहन को मारकर बेहोश कर दिया, फिर उसे नदी में फेंक दिया, जिससे पानी में डूबने से अंजलि की मौत हो गई। एक लाइन में कहें तो निधि ने ही अंजलि का खून किया और फिर पछतावा करते हुए उसने आत्महत्या कर ली। अब जो भी हो, मेरी अंजलि तो नहीं आ सकती ना। राजन जी, खुद को संभालिए। समझ नहीं आ रहा खुद को कैसे संभालूं। मुझे संभालने वाली तो अब रही नहीं। सर, आपने डीएनए रिपोर्ट की बात राजन से क्यों छुपाई? छुपाई नहीं कामिनी, जानबूझकर नहीं बताया ताकि हमें जाल बिछाने का वक्त मिल सके। सर, आप तो कमाल हैं। अपना तो ऐसा ही है। सर, अब आगे क्या करना है? जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो, कैब कंपनी? मैं इंस्पेक्टर राठौड़ बोल रहा हूँ। कोला कैब कंपनी को छोड़कर बाकी सभी कैब कंपनीज आज के लिए बंद कर दीजिए, और कमल रोड मैंगो विला के लिए जो भी कोला कैब जाए उसकी डिटेल मुझे तुरंत चाहिए। राजन जी, कहीं जाने की तैयारी है क्या? अब क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, जब से मेरी अंजलि मुझे छोड़कर गई है तब से एक घर मुझे काटने को दौड़ता है। खैर, जो होना था सो हो गया। आप लोग बताइए, यहाँ फिर से क्यों आए हैं? कुछ भूल गए क्या? हाँ, आप बता सकते हैं कि कत्ल वाले दिन अंजलि से कोई और भी मिलने आया था क्या? सर, अंजलि बहुत रिजर्व टाइप की थी, इसलिए घर पर उससे मिलने कभी कोई नहीं आता था। लेकिन आप लोग मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप लोगों को तो पता चल गया था ना कि अंजलि को निधि ने ही मारा था। हमें तो ये भी पता चला है राजन जी कि अंजलि की बॉडी में जो बाल मिला है वो निधि का नहीं है। मतलब ये अंजलि और निधि के कत्ल में किसी और का हाथ है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? निधि ने खुद सुसाइड नोट में कबूल किया है कि उसी ने अंजलि को मारा है, तो फिर आप ये नई कहानी क्यों बना रहे हैं? कहानी है या हकीकत, वो तो हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। सर, अंजलि और निधि के कत्ल वाले दिन जिस नंबर से कैब बुक हुई थी वो नंबर यही है। हेलो, ओके, ठीक है, ड्राइवर का नंबर भेज दीजिए जल्दी। हेलो, मैं इंस्पेक्टर राठौड़ बोल रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जहां भी हो उसका लाइव लोकेशन भेजो जल्दी, और जो भी तुम्हारी कैब में बैठकर जाने वाला है उसे धीरे धीरे ले जाकर उसकी जगह पर छोड़ देना। क्यों फोन करके बुलाया? तुमसे एक
काम ठीक से नहीं होता। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है अंजलि की बॉडी पर जो एक बाल मिला है वो निधि का नहीं तुम्हारा है। अब मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। बहुत हो गया लुक्का छुपी करके, अब सच बोलने का समय आ गया है। ये बताओ क्यों मारा तुमने अंजलि और निधि को? अब मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए, फिर तुम क्यों आई? मत भूलो कि अभी तक हमारा तलाक नहीं हुआ है। फिर भी ज्यादा के लालच में तुमने अमीरजादी अंजलि को फंसाकर जो उससे शादी की है ना। अगर सोचो अंजलि को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल जाए तो तुम्हारा क्या होगा? तो तुम ब्लैकमेल कर रही हो? क्या चाहती हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस हर महीने 5 लाख। राजन, शादीशुदा होने के बावजूद भी तुमने मुझसे शादी की सिर्फ और सिर्फ मेरी जायदाद के लिए। इतना बड़ा धोखा। लेकिन अब मैं अपनी सारी जायदाद निधि के नाम कर दूंगी और तुम्हें तलाक देकर भिखारी बना दूंगी। तुम जिंदा रहोगी तब ना। फिर महिमा ने अंजलि को नदी में ले जाकर फेंक दिया। हमने निधि पर दबाव डालकर उससे लेटर लिखवाया, उसे फंसाया ताकि जायदाद का कोई हकदार ना बचे और सारी जायदाद तुम हड़प लो। प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी तुम दोनों, लेकिन अफसोस प्लान फेल हो गया। अंजलि और निधि को जान से मारने के जुर्म में तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। सर, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि महिमा तो किसी भी कैब से आ सकती थी, तो वो कोला कैब से क्यों आई? क्योंकि कोला कैब को छोड़कर मैंने सारी कंपनीज को बंद कर दिया था, तो ऑप्शन में सिर्फ कोला कैब ही बचा। समझी? सर, आप तो कमाल है। अपना तो ऐसा ही है। हेलो, खन्ना रेजिडेंस, कौन बोल रहा है? खन्ना साहब, आपके घर में किसी ने बम रखा है जो अगले 15 मिनट में फट जाएगा। किसने रखा है ये बम? और तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये जानने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। बस ये समझ लीजिए कि आपका भला चाहने वाला हूँ। मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? नहीं करना तो मत कीजिए। 15 मिनट बाद जब बम फटेगा तो अपने आप यकीन हो जाएगा। रखता हूँ। नहीं रुको, मैं यकीन करता हूँ। अब मैं क्या करूं? किसे बुलाऊं मैं? जल्दी से भागिए और पुलिस को लेकर आइए, वही आपकी मदद कर सकती है। ठीक है। मैडम, मैडम, मेरे घर में बम फटने वाला है जी, जल्दी चलिए। आप जरा शांत हो जाइए और ठीक से बताइए कि क्या हुआ। कुछ भी बताने का टाइम नहीं है मेरे पास मैडम जी। मेरे घर में जो बम है वो 15 मिनट में फटने वाला है। अब चलिए जल्दी मेरे साथ। चलिए। ये सब क्या है? 15 मिनट तो कब के हो चुके। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक तो है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा मैडम जी। मुझे एक फोन आया था कि तुम्हारे घर में बम है जो 15 मिनट में फटने वाला है। वो शायद एक प्रैंक कॉल था। तुम्हारी वजह से मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। आगे से ऐसा कॉल आए तो ध्यान रखना। जी मैडम।
कामिनी, मुझे भी ना बताए कहाँ गई थी तुम? सर, एक आदमी किसी को प्रैंक कॉल करके परेशान कर रहा था, तो उसी को देखने गई थी। ठीक है। अयो सर, मेरे घर में बम है, अब जल्दी चलिए सर। क्या कहा बम? कामिनी जल्दी चलो, हमें पहुंचना होगा। रुकिए सर, कल भी एक प्रैंक कॉल का केस था जिसने फोन पर यही कहा था। जाने का कोई फायदा नहीं है सर। पर हम रिस्क नहीं ले सकते कामिनी, जल्दी चलो। सर, मेरे घर में किसी ने बम रखा है सर, जो 20 मिनट में फटने वाला। मुझे बचाइए सर, मुझे बचाइए। ये सब आखिर हो क्या रहा है, देखना पड़ेगा। ये केस तो कुछ अलग ही है। कुछ अलग नहीं है सर, कोई लफंगा प्रैंक कॉल करके इन अमीरों को डरा रहा है बस। क्या कहा तुमने? अमीरों को? हाँ, ये सब हमारे इलाके के अमीर लोग हैं। कामिनी, पहला आदमी कौन आया था? चलो उसके घर। क्या बात है सर, आप इस वक्त यहाँ? तुम जब थाने आए तो तुम्हें आने में कितना समय लगा? मेरे ख्याल से 15 मिनट लगे होंगे सर जी। मतलब आने के 15 और जाने के 15, 30 मिनट। इतना समय बहुत है किसी को तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए। क्या तुम्हारे घर में कुछ चोरी हुआ है? नहीं सर जी, सब पैसे गहने बिल्कुल सब सही सलामत हैं। सर, बाकी के 2 लोग भी हमारे थाने से दूर ही रहते हैं। इसी पैटर्न को पकड़ के चलें तो चोरी करने के लिए सबसे अच्छा मौका है था। कामिनी, उन बाकी 2 लोगों के नंबर है ना तुम्हारे पास? हाँ सर। ठीक है, उन्हें फोन करके पूछो कि उनके घर में उस प्रैंक कॉल के बाद कोई चोरी हुई है या नहीं हुई। सर, मैंने दोनों से पूछा, पर किसी के भी घर में कोई चोरी नहीं हुई। फिर क्या वजह हो सकती है? हेलो, पुलिस स्टेशन, क्या हुआ? सर जी, उस दिन मुझे पता नहीं चला, पर आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे घर से 2 गद्दे गायब हैं। बहुत महंगे गद्दे थे सर जी वो। ये तो बड़ा अजीब चोरी का केस है। कोई भला गद्दे क्यों चुराएगा? इन्होंने कहा ना महंगे हैं, इसलिए चुराए होंगे। कामिनी, बाकी 2 लोगों को भी इसके बारे में पूछो, उनके गद्दे भी गए होंगे। आप सही थे सर, उन्हें मेरे पूछने के बाद अभी पता चला। मतलब वो प्रैंक कॉल सिर्फ गद्दे चुराने के लिए था। नहीं कामिनी, मुझे ये इतना आसान नहीं लगता। कोई सिर्फ गद्दे चुराने के लिए इतना बड़ा प्रैंक कॉल नहीं कर सकता। इसके पीछे जरूर कोई और वजह है। नहीं सर, चोरी ही है, और क्या वजह हो सकती है। खैर, जाने दीजिए, मुझे गद्दे नहीं चाहिए सर जी। हाँ ठीक है, कितने बजे आएगा? ओके, थैंक यू राजू। सर, जैसा कि आपने कहा था, चोरी के दिन की घर के नजदीक की सारी सीसीटीवी फुटेज ले आई हूँ। पहले दिन जिस टेम्पो में गद्दे ले जाए गए, वही टेम्पो बाकी 2 जगहों पर भी था। कैमरे में चारों के चेहरे तो साफ नहीं दिखाई दिए, पर इससे लगता है कि ये सब किसी एक ही गैंग का काम है।
लगता नहीं कामिनी, एक ही गैंग का है और उन्हें हम आज रात पकड़ लेंगे। कैसे सर? मुझे अभी मेरे एक इन्फॉर्मर ने बताया है कि उसने एक ऐसी गैंग को देखा है और वो आज रात एक और चोरी करने वाले हैं। उस वक्त हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेंगे। क्या बात है सर। रुको, हाथ ऊपर, नीचे उतरो। कामिनी, टेम्पो की तलाशी लो। क्यों भाई, चुराना ही था तो पैसे चुराते, गहने चुराते, गद्दे चुराने की क्या जरूरत आ पड़ी? जमीन पर सोते हो क्या तुम लोग? नहीं सर, हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। कर भी नहीं पाओगे बच्चे, राठौर के सामने खड़ा है तू। कामिनी, क्या तुम कभी इतने महंगे गद्दों पर सोई हो? नहीं सर, हमारी सैलरी में कहाँ ये सब आता है। तो जाओ, सोकर देखो। अभी? हाँ हाँ अभी। नहीं सर, जाने दीजिए सर। चुप कर तू, वरना तुझे हमेशा के लिए सुला दूंगा। सर, इन महंगे गद्दों पर सोने का कोई फायदा नहीं, बिल्कुल कंफर्ट नहीं है। इनमें दोष गद्दों का नहीं है। तो फिर किसका है? अभी दिखाता हूँ। इतने सारे पैसे किसके हैं ये सब? ये सब उन अमीर जादों का ब्लैक मनी है जो उन्होंने यहाँ छिपाया था। इन दोनों के साथ साथ उन अमीरों को भी जेल में डाल दो। सर, पर आपको कैसे पता चला कि इसमें पैसे हैं? उस दिन जब वो आदमी केस बंद करने के लिए बोल रहा था, तभी मुझे उस पर शक हो गया था कि हो ना हो उन गद्दों में तो कुछ है। और अब इन गद्दों की साइज देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया। वाह सर, आपके दिमाग का तो जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटी नेहा गायब हो गई है। सर प्लीज हमारी बेटी को ढूंढ लाइए। घबराइए मत, बताइए क्या हुआ? सर, मैं शालिनी वर्मा, एक टीचर हूँ, और ये मेरे पति विनायक वर्मा। सर, जब मैं स्कूल से घर आई तो घर पर ताला लगा था, पर घर के बाहर नेहा की सैंडल थी और अंदर उसका कॉलेज बैग था। उसकी फ्रेंड से पूछने पर पता चला कि आज क्लास जल्दी खत्म हो गई, तो दोनों जल्दी घर आ गए। पर नेहा का कुछ पता नहीं चल रहा। उसका बैग बताता है कि वो घर आई थी, लेकिन उसके सभी शूज और सैंडल बाहर शू रैक में ही हैं। तो नंगे पैर कहाँ चली गई? हम बहुत परेशान हैं सर, प्लीज ढूंढिए उसे। सर, उसका फोन भी बंद है। तो ये बात है। चिंता मत कीजिए, ये सब हम देख लेंगे। कामिनी जी, इनकी FIR तो लिखिए। आइए आप दोनों। सर, तो कहिए मिस कामिनी जी, क्या खबर लाई हैं आप? सर, विनायक वर्मा के घर के आसपास किसी भी गली में CCTV नहीं है, और वहाँ किसी ने भी नेहा के गायब होने वाले दिन ना तो उसे जाते देखा ना ही आते। बाकी उसका फोन ऑन हो चुका है सर, लेकिन लोकेशन मोबाइल बाजार की है, जहाँ चोरी के मोबाइल बिकते हैं। मोबाइल बाजार? अच्छा कामिनी जी, वहाँ चोरी का मोबाइल कौन खरीदता है? सॉरी सर, अगर पता होता तो मैं ये मोबाइल लेता ही नहीं। अरे बेटा ये बता, कौन था वो? कोई नया ही था सर, पहले कभी देखा नहीं, पर उसकी शक्ल याद है मुझे। सर, यही आदमी था मोबाइल बेचने वाला, यही था। नो सर, हमने इसे कभी नहीं देखा। लेकिन ये है कौन इंस्पेक्टर साहब? ये वो महाशय हैं शालिनी जी, जिन्होंने नेहा का मोबाइल चोर बाजार में एक शॉपकीपर को बेचा था। मम्मी, पापा, नेहा का कुछ पता चला? नहीं बेटा। ये हमारी बड़ी बेटी माही है, ये दिल्ली में पढ़ाई कर रही है। अच्छा माही बेटा,
आपको कोई आइडिया है कि आपकी बहन नेहा कहाँ जा सकती है? आई मीन टू से कि बहन अक्सर एक दूसरे के सीक्रेट्स जानते हैं, शेयर करते रहते हैं, सो जी सर, उसके सारे सीक्रेट्स मुझे पता है। वो परेशान थी मम्मी पापा के रोज रोज की लड़ाई से। नेहा हमेशा मम्मी की साइड लेती थी और इस बात पर पापा उसे बहुत मारते थे। आई थिंक पापा ने ही। पागल हो गई हो क्या तुम माही? ये क्या बकवास कर रही हो? मैं क्या करूंगा नेहा के साथ? वो मेरी बेटी है बेवकूफ, जैसे तुम हो। देखिए सर, प्लीज इसकी बातों पर मत जाइएगा, लेकिन ये सच है कि वो जब भी मेरी बजाय अपनी माँ की साइड लेती थी तो मेरा हाथ छूट जाता था उस पर। अच्छा, आप ये बताइए कि आप दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़े होने की वजह क्या है? शालिनी का हमारे पड़ोस में रहने वाले सुधीर के साथ अफेयर चल रहा है। विनायक, पागल ना तो माही है, ना ही मैं और ना ही नेहा। पागल तुम हो जो बेवजह सुबह शाम शक की बीमारी खा रहे हो। मेरा सुधीर के साथ कोई चक्कर नहीं है, समझे तुम? ओह हेलो मिस्टर एंड मिसेस, आप लोग लड़ना बंद कीजिए। पुलिस स्टेशन है ये, आपका बेडरूम नहीं है, समझे? चलिए ये बताइए कि ये सुधीर महाशय कहाँ मिलेंगे? सर, विनायक बहुत ही शक्की आदमी है। वो झूठा आरोप लगा रहा है। बेशक हम कॉलेज समय से साथ में हैं, अच्छे दोस्त हैं और फोन पर बातें करते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि हम दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। अरे विनायक तो ऐसे ही बोलता रहता है। अच्छा, जब नेहा गायब हुई उस वक्त आप कहाँ थे? मैं यहीं पे था दुकान पर। आप चाहें तो सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हैं। बस दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में मैं दुकान पर नहीं था। उस दिन मैं टिफिन लाना भूल गया था तो खाना खाने के लिए घर चला गया था। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। करेंगे, जरूरत पड़ी तो वो भी चेक करेंगे। बस एक बात कान में पिघले शीशे की तरह डाल लेना, जब तक नेहा का कुछ पता नहीं चल जाता तुम शहर से कहीं बाहर नहीं जाओगे। गॉट इट? चलो कामिनी। कामिनी जी, नेहा के सीडीआर का क्या हुआ? वही चेक कर रही थी सर। कुछ मिला? कोई दीपक नाम का लड़का है जिसके साथ नेहा की अक्सर बात होती थी, लगभग रोजाना। शर्मा कोरियर में काम करता है। क्यों, दीपक तुम ही हो? जी। तो भैया दीपक जलाने दुकान क्यों नहीं गए? मन नहीं हो रहा था साहब। जिसके तलाश में आप मेरे पास आए हैं उन्हीं के गायब होने की वजह से मन दुखी है। क्या रिश्ता था तुम दोनों में? एक दिन वो मेरी दुकान पर मोबाइल ठीक करवाने आई थी। वहीं बातों बातों में उन्हें पता चल गया कि मैं 8वीं पास हूँ, तो उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। बेशक हम कम उम्र थे, पर वो मेरी गुरु थी सर। उनकी वजह से ही मैं इस साल 10वीं पास की है। आप प्लीज उन्हें जल्दी से ढूंढ दीजिए। वो मेरी माँ, बहन, गुरु सब थी मैडम जी, सब थी वो मेरी। तुम फोन पर पढ़ाई किया करते थे? जी सर। खबर पक्की है? ठीक है। थैंक यू राजू, करती हूँ तेरा हिसाब। चल बाय। सर, मेरे खबरी ने बताया है कि शालिनी और सुधीर दोनों के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और वो श्योर है। ऐसा पड़ोसी के साथ चक्कर और हमको बनाया घनचक्कर, मतलब दोनों झूठ बोल रहे हैं। एक बात और पता चली है सर कि नेहा को पता नहीं था कि उसकी माँ और सुधीर के बीच चक्कर है, लेकिन कुछ दिन पहले जब उसे उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया तो उसने सुधीर की दुकान पर पहुंचकर बहुत हंगामा किया था और धमकी दी थी कि अगर उन्होंने कंटिन्यू किया तो वो पापा के साथ रहेगी और पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सब हुआ था। तो कहीं सुधीर और शालिनी ने ही तो नेहा को गायब नहीं कर दिया? क्या है ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपनों के खिलाफ जाने से नहीं चूकते। लेकिन सर, आपको क्या लगता है दीपक कुरियर वाला सच बोल रहा है? क्या है ना कि आजकल अपराधी बड़े शातिर हो गए कामिनी जी। उन्होंने अपने हाव भाव छुपाने की कला सीख ली है। क्या पता मासूम चेहरे वाला ये कुरियर बॉय ही नेहा के मिसिंग का मास्टरमाइंड हो। केस तो बड़ा पेचीदा हो गया है। आखिर किडनैपर है कौन? हेलो,
क्या? कामिनी जी, इसे फॉरेंसिक लैब भिजवाइए अब। शालिनी जी, जरा कपबोर्ड में भी चेक कर लीजिए। अरे आपने जो कपड़े प्रेस के लिए भिजवाए थे वो सही है या नहीं, देख लीजिए। जी सभी कपड़े हैं, पर आप इन कपड़ों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? नेहा की मौत से इसका क्या लेना देना? तुम्हारा नाम क्या है? राजू है साहब। कुछ काम था क्या साहब? नेहा मैडम गायब हो गई हैं, उनके बारे में ही पूछना है क्या साहब? तो मैं बता देता हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की थी, एक नरम स्वभाव था उनका, पर उनके साथ क्या हुआ हमको कुछ नहीं पता साहब। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुम उनके घर कपड़े लेकर कब गए थे? 4 तारीख को गए थे साहब। नेहा मैडम ने ही कपड़े लिए थे, और हाँ, उनके साथ वहाँ एक लड़का भी था। नेहा मैडम उसके साथ कहीं जाने वाली थी। अच्छा, दिखने में कैसा था वो लड़का? दिखने में तो एकदम हीरो जैसा था साहब, पर चेहरा ठीक से याद नहीं है। अरे वो देखो, तुम्हारा 10 का नोट गिरा है। लड़के का हुलिया याद आए तो बताना, ठीक है? जी साहब। कामिनी, मेरे लेफ्ट साइड वहां पार्क के कोने पर एक प्रेस वाला है, देखो तो, वो इधर ही देख रहा है क्या? जी सर, पर हुआ क्या? सर, नेहा के नेल से मिला स्किन के टुकड़े का डीएनए और बीड़ी पर मिले डीएनए से मैच हो गया है। मतलब कातिल मिल गया। ओह भैया राजू बेटा, बस बहुत कपड़े प्रेस कर लिए, जो बचे हैं ना उन्हें जेल में प्रेस करना। चलो। रुक जाओ विनायक, अगर तुमने राजू को कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझे मजबूरी में गोली चलानी पड़ेगी। मुझे मत रोको इंस्पेक्टर, मुझे पता चल चुका है कि इस दरिंदे ने ही मेरी बेटी को मारा है। इसे इसकी पाप की सजा मैं देख कर रहूंगा। देखिए विनायक जी, आप पर क्या बीत रही है मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। नेहा को तो हम बचा नहीं सके, लेकिन आपकी पत्नी और आपकी एक बेटी भी तो आपके साथ है ना। अगर आप जेल चले गए तो इनका क्या होगा? बात को समझिए, फेंक दीजिए चाकू, इसे कानून सजा देगा, मैं दिलवाऊंगा। बोल, क्यों मारा नेहा को? सर, करीबन 2 बजे मैं नेहा जी को कपड़े देने के लिए उनके घर गया था। मैंने उन्हें कॉलेज से वापस आते हुए देख लिया था। मैं जब उनके घर में पहुंचा तो बाहर का दरवाजा खुला हुआ था। मैं बिना सोचे समझे अंदर चला गया। अंदर पहुंचा तो देखा नेहा जी कपड़े बदल रही थी, और उन्हें बिना कपड़ों के देखकर मेरी वासना जाग गई। चाह कर भी मैं खुद पर काबू नहीं कर पाया और अंदर कमरे में पहुंच गया। मुझे वहां देखकर वो चौंक गई। उन्होंने मुझे वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनके सामने प्यार करने की शर्त रख दी। ये सुनते ही उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। बस यहीं से मैं गुस्से से भर गया साहब, और उसी गुस्से में मैंने उसका गला दबा दिया। उसके मरते ही मैं डर गया और कपड़े रैक में रखकर बॉडी बॉक्स में डाल दी और बाहर से ताला लगाकर भाग गया साहब, जिससे ऐसा लगे कि वहां कोई आया ही नहीं था। लेकिन साहब, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। बेटा, तू मारना नहीं चाहता था, लेकिन तूने मार तो दिया, इसीलिए अब होगी फांसी। क्या? फांसी। रात के तकरीबन 1 बजे
दीपिका के घर पर। छोड़ दो मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो मुझे। ये सब नजारा एक बेडरूम में छुपे सनी और मुन्नी चुपके से देख रहे थे। सनी और मुन्नी दोनों सगे भाई बहन थे। एक कार एक्सीडेंट में दोनों के मम्मी पापा गुजर गए थे। तब से दीपिका ही दोनों का ख्याल रखती थी। बेडरूम में छुपे सन्नी और मुन्नी छुपकर बाहर का नजारा देख रहे थे। दोनों ही बहुत डर गए थे। सनी ने दरवाजा बंद किया और मुन्नी के हाथ में एक टेडी बियर दिया और उसे पीछे के दरवाजे से बाहर जाने को कहा। मुन्नी, तुम यहाँ से बाहर जाओ और किसी को हमारी मदद के लिए बुलाओ। नहीं भैया, मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे अकेले डर लगता है। देखो मुन्नी, तुम्हें बाहर जाना ही होगा, नहीं तो हम सब यहाँ फंस जाएंगे। हमें मासी की मदद करनी होगी और ये टेडी बियर अपने पास रखो, इसे किसी को देना मत। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। बाहर खड़े आदमी ने सन्नी और मुन्नी के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। सन्नी ने उस आदमी को रोक कर रखा। मुन्नी तब तक वहां से भाग गई। थोड़ी देर बाद घर से गोली चलने की आवाज आई। अगली सुबह एक औरत अपने घर से एक बैग लेकर अपनी गाड़ी की ओर जा रही थी। उसने अपनी गाड़ी की डिक्की खोली तो उसमें मुन्नी सो रही थी। औरत के डिक्की खोलने के बाद मुन्नी जागी और रोने लगी। सनी भैया, सनी भैया। बेटा, आप कौन हो और आपके माँ पापा कहाँ हैं? सनी भैया, सनी भैया। अच्छा, आपके सनी भैया कहाँ हैं? हेलो, इंस्पेक्टर राठौड़। यस, बोलिए। सर, मैं कामिनी नगर से बात कर रही हूँ, वृंदावन नंबर 13। सर, यहाँ कुछ गड़बड़ है, आप प्लीज जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। गड़बड़? कैसी गड़बड़? सर, मैं आपको फोन पर कुछ नहीं बता सकती, आप प्लीज यहाँ आ जाइए। ओके, आप वहीं पर रहिए, हम अभी आते हैं। इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और हवलदार लालू पटेल वहां गए। उस औरत ने सारी बात उनको बताई। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। लालू पटेल मुन्नी के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था। देखो बेटा, अगर तुम हमें सारी बातें स्टेप बाय स्टेप बताओगी ना, तो हम तुम्हें बड़ी वाली चॉकलेट देंगे। लेकिन मुन्नी कुछ नहीं बोली। राठौर को वहां एक डायरी मिली जिसमें एक एड्रेस लिखा था। ये किसका एड्रेस होगा सर? ये तो इस एड्रेस पर जाकर ही पता चलेगा। इंस्पेक्टर और कामिनी मुन्नी को लेकर उस एड्रेस पर पहुंचे। इंस्पेक्टर राठौर ने डोरबेल बजाई। दरवाजा खुला। मुन्नी ने जैसे ही उस आदमी को देखा, वो दौड़ती हुई उसके पास गई। अंकल, अंकल, अंकल। सब लोग अंदर गए। आप कौन हैं? और मुन्नी आपके पास कैसे? इसकी मासी कहाँ है? और सनी नहीं आया क्या मुन्नी के साथ? आपको सब पता चल जाएगा, लेकिन पहले ये बताइए कि आप कौन हैं और मुन्नी को कैसे जानते हैं? मेरा नाम रंजन है। मुन्नी की मासी और मैं फैमिली फ्रेंड हैं। मुन्नी और सनी के माता पिता की मौत के बाद इनकी मासी के साथ साथ हम भी इनका ख्याल रखते हैं। इंस्पेक्टर राठौर ने सारी बात रंजन को बताई। ये सब सुनकर रंजन चौंक गया और जल्द से जल्द दीपिका और सनी को ढूंढने की रिक्वेस्ट करने लगा। मुन्नी के हाथ में टेडी बियर देख रंजन ने उसे लेना चाहा, लेकिन मुन्नी ने मना कर दिया। ये सारी बातें इंस्पेक्टर राठौर को अजीब लगी। दूसरी ओर दीपिका और सनी एक अंधेरे कमरे में बंद थे। उनके हाथ पैर बांध कर रखे गए थे। आई एम सॉरी सनी बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब तो पुलिस हमारे घर भी पहुंच गई होगी और उन्हें वो पैकेट भी मिल गया होगा। अब पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी। मासी, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने वो पैकेट वहां से हटा दिया था। पुलिस को घर में कुछ नहीं मिलेगा। सनी ने बताया कि उसने दीपिका को वो पैकेट घर पर छुपाते देखा था। वो जानता था कि दीपिका कोई ना कोई गलत काम कर रही है, लेकिन पुलिस के डर से उसने वो पैकेट वहां से निकालकर कहीं और रख दिया था। इधर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी दीपिका और सनी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी इंस्पेक्टर राठौर को एक खबरी का कॉल आता है। हेलो सर, एक अंडरवर्ल्ड की टीम मुंबई आई है ड्रग सप्लाई करने के सिलसिले में। वो जल्द ही मिलने वाले हैं, लेकिन कहाँ मिलेंगे ये अब तक पता नहीं चल पाया है। जैसे ही पता चलता है
मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सावधान रहना। दीपिका और सनी जिस कमरे में बंद थे वहां एक आदमी आता है। उसका चेहरा ढका हुआ होता है और वो बाहर सुपिकात को धमकी देता है। देखो, अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे को भी मार दूंगा मैं। आज का बस एक ही दिन है तुम्हारे पास। कल मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं तो जो भी होगा ना उसके लिए जिम्मेदार तुम खुद होगी। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। सनी जैसे तैसे अपने आप को छुड़ा लेता है और दीपिका के पास जाता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। सनी बेटा, तुम भाग जाओ यहाँ से। मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ और किसी को मदद के लिए बुलाओ। नहीं मासी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनो बेटा, हमारे पास वक्त नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तभी वहां का दरवाजा खोलने की आवाज आती है। सनी पीछे की खिड़की से भाग जाता है। एक गुंडा अंदर आता है और देखता है कि लड़की तो बंधी हुई है लेकिन बच्चा भाग गया है। वो उस लड़के का पीछा करता है। भागते भागते सनी एक सड़क पर आता है। थोड़ी देर आगे भागने के बाद उसे एक टेलीफोन बूथ दिखता है। वो वहां जाकर सब इंस्पेक्टर कामिनी को कॉल करता है। हेलो, कौन? मैम, मैं सनी बात कर रहा हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। सनी, तुम कहाँ हो? तभी सनी देखता है कि वो गुंडा सनी का पीछा करते करते वहां आ गया है। मैम, चिंटू चिंटू चिंटू। उसके इतना कहते ही वो गुंडा वहां आ जाता है और सनी को वापस पकड़ लेता है। चल, तुझे भागने का बहुत शौक है ना? अब तुझे और तेरी मासी को अभी मार दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। तभी गुंडे को एक कॉल आता है और दूसरी ओर से आवाज आती है। उन दोनों को कल तक जिंदा रखना है। हमारा काम खत्म होने तक उनका जिंदा रहना जरूरी है। समझ आई मेरी बात? यस सर। कामिनी इंस्पेक्टर राठौर को कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाती है। कहो कामिनी, क्या बात है? कामिनी ने सारी बात इंस्पेक्टर राठौर को बताई। ये चिंटू का क्या मतलब है? सनी हमें किस बात की ओर इशारा कर रहा है? तभी इंस्पेक्टर राठौर को याद आया कि जब वो मुन्नी को उसके अंकल के यहाँ लेकर गए। लाओ मुन्नी बेटा, चिंटू को मुझे दे दो। नहीं, चिंटू मेरे साथ ही रहेगा। कामिनी, चिंटू मुन्नी के टेडी बियर का नाम है। जरूर उसमें कुछ ऐसा है जो सनी हम तक पहुंचाना चाहता है। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर जल्दी से रंजन के यहाँ गए। वहां जाकर देखा तो रंजन घर पर नहीं था और मुन्नी के पास एक मेड थी जो मुन्नी का ख्याल रखती थी। तुम्हारे साहब रंजन कहाँ है? वो तो अपने काम पर गए हैं। मुझे कहा था कि आने में देर हो जाएगी, मुन्नी का ख्याल रखना। तभी अपने कमरे से मुन्नी बाहर आई। उसके हाथ में टेडी बियर भी था। कामिनी ने प्यार से बात करके मुन्नी के हाथ से टेडी बियर लिया और उसे देखने लगी। उसके आगे जो पैकेट था उसमें एक चिट्ठी थी। कामिनी ने उसे खोलकर देखा तो उसमें एक नक्शा बना हुआ था। एक तालाब के पास पत्थरों का ढेर था जिसमें एक पैकेट था। सर, ये देखिए, इसमें एक तालाब का नक्शा है। इसका क्या मतलब है? ये तो सनी के घर के पीछे जो तालाब है उसका नक्शा है। तो क्या सनी हमें वहां जाने के लिए इशारा कर रहा है? लेकिन क्यों? ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। अगले दिन वो गुंडा आदमी दीपिका और सन्नी को जबरदस्ती उस तालाब के पास लाया और सनी से उस पैकेट के बारे में पूछने लगा। बोल, पैकेट कहाँ है? नहीं तो तेरी मासी को यहीं मार दूंगा। सनी घबराते हुए पत्थरों के ढेर के पास गया और ड्रग्स का पैकेट बाहर निकाल कर लाया। सनी ने जैसे ही वो पैकेट उस गुंडे के हाथ में दिया, वहां एक गाड़ी आई और उसमें से रंजन बाहर निकला। ड्रग्स का पैकेट मिला? हाँ सर, ये रहा। ये सब तुम क्या कह रहे हो रंजन? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। रंजन ने पैकेट को लिया और दीपिका और सनी को मारने का ऑर्डर दिया। तभी वहां इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और लालू पटेल आ गए। कामिनी ने गुंडे आदमी को पकड़ा और उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। इंस्पेक्टर राठौर ने रंजन को पैकेट के साथ रंगे हाथों पकड़ा। दीपिका ने बताया कि उसे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो ये काम करने को तैयार हो गई थी और इसी बात का फायदा रंजन ने उठाया। सर, आपने ये केस सॉल्व भी कर लिया।
आपका तो जवाब नहीं सर। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ अपने काम से शहर से बाहर जा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि रास्ते के साइड में थोड़ी दूर पर एक बड़ा घर है जिसमें आग लगी है और आसपास के लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी वहां गए। उन्होंने देखा कि पूरा घर आग की लपेट में आया है। घर का वॉचमैन बताता है कि घर के अंदर घर के मालिक राहुल हैं। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी बिना वक्त गवाए आग में कूद जाते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि एक इंसान वहाँ पर है। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी उसके पास गए और उसे बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उन्हें पता चला कि वो राहुल है और उसकी मौत हो गई है। इंस्पेक्टर राठौड़ ने राहुल की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अपनी तहकीकात जारी रखी। तुम तो यहाँ के वॉचमैन हो ना, बताओ कैसे लगी घर में आग? मैं नहीं जानता साहब। वॉचमैन होकर तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे मालिक के घर में आग कैसे लगी? नहीं साहब, मैं सच में नहीं जानता ये आग कैसे लगी। मैं तो खाना खाने बाहर गया था, वापस आया तो आग लग गई थी। अगले दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसे देखकर इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी चौंक गए, क्योंकि रिपोर्ट में साफ लिखा था कि राहुल की मौत जलने की वजह से नहीं बल्कि पानी में डूबकर हुई है। ये देखकर इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी उलझन में पड़ गए। ये कैसे हो सकता है सर? हमने खुद राहुल को आग से बाहर निकाला था, तो वो वहाँ पानी में डूब के कैसे मरा? उसके फेफड़ों में पानी कैसे मिला? सिर्फ पानी नहीं कामिनी, लो क्लोरीन वाला पानी। मतलब सर? मतलब ये कामिनी की राहुल के फेफड़ों में जो पानी मिला है उसमें क्लोरीन की मात्रा बहुत कम है। इंस्पेक्टर राठौड़ ने हवलदार लालू पटेल को कम क्लोरीन वाले पानी का इस्तेमाल कहाँ होता है ये पता करने को कहा। थोड़ी देर बाद लालू पटेल इंस्पेक्टर राठौड़ के पास आया। सर, आपने जैसा बताया था हमने जानकारी निकाली है। कम क्लोरीन वाला पानी ज्यादातर वाटर पार्क या स्विमिंग पूल में यूज होता है। वाटर पार्क और स्विमिंग पूल? सर, लेकिन राहुल के घर में या घर के आसपास कोई भी स्विमिंग पूल या वाटर पार्क नहीं है। यही तो मिस्ट्री है कामिनी, कि आखिर पानी में मौत हुई तो हुई कैसे? सर जी, राहुल तो स्पोर्ट क्लब का मेंबर था ना, शायद वहाँ से कोई सबूत मिले। इंस्पेक्टर राठौड़, कामिनी और लालू पटेल राहुल के स्पोर्ट्स क्लब गए। वहाँ उन्होंने क्लब के रिसेप्शनिस्ट से बात की। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि कुछ दिन पहले अंकित सर और राहुल सर के बीच में झगड़ा हुआ था। झगड़ा? किस बात पर झगड़ा हुआ था? सर, 2 हफ्ते बाद एक नेशनल टूर्नामेंट होने वाली थी। अंकित सर चाहते थे कि वो उस टूर्नामेंट की टीम को लीड करे, लेकिन कमेटी ने राहुल सर को चुना था। बस इसी बात पर दोनों का झगड़ा हुआ था। तभी लालू पटेल को क्लब के स्विमिंग पूल के पास एक छोटा सा खून का धब्बा मिला। उसने कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ को बताया। इंस्पेक्टर राठौड़ ने लालू पटेल को खून और क्लब के स्विमिंग पूल के पानी का सैंपल लेकर लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी अंकित के घर पहुंचे। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, लेकिन आप यहाँ? बात क्या है सर? आपके दोस्त मिस्टर राहुल की डेथ हो गई है, आपको तो पता ही होगा। जी सर, मुझे पता चला इस बारे में। बहुत बुरा हुआ सर, राहुल मेरा अच्छा दोस्त था। इसलिए अपने अच्छे दोस्त को इतनी दर्दनाक मौत दे दी, उसका घर जला दिया और राहुल को भी। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सर। मैं क्यों राहुल को मारूंगा? क्यों? क्योंकि टीम की लीडरशिप तुम्हें चाहिए थी, लेकिन सिलेक्शन हुआ था राहुल का, और इस बात पर तुम दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। हमारा झगड़ा जरूर हुआ था सर, लेकिन सिर्फ जुबानी लड़ाई हुई थी। हम दोनों में कोई हाथापाई नहीं हुई थी। तो राहुल की मौत कैसे हुई? मुझे क्या पता सर। हम दोनों के झगड़े के बाद राहुल ठीक ठाक क्लब से बाहर चला गया था। वो तो पता चल ही जाएगा कि क्लब में खून हुआ है या नहीं। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी वहां से चले गए। अगले दिन लालू पटेल लैब की रिपोर्ट लेकर इंस्पेक्टर राठौड़ के पास पहुंचे।
रिपोर्ट देखकर इंस्पेक्टर राठौर फिर से चौंक गए। क्या हुआ सर? क्या लिखा है रिपोर्ट में? कामिनी, ये केस दिन पर दिन उलझता ही जा रहा है। राहुल की मौत क्लब के स्विमिंग पूल के पानी में नहीं हुई है। उसके फेफड़ों में मिला पानी और स्विमिंग पूल का पानी अलग अलग है। ऊपर से स्विमिंग पूल के पास मिला खून भी राहुल का नहीं है। अगर स्विमिंग पूल में भी राहुल की मौत नहीं हुई तो फिर कहाँ हुई है? इंस्पेक्टर राठौर ने क्लब में जाकर वहाँ के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। उसमें साफ दिख रहा था कि अंकित और राहुल में कोई हाथापाई नहीं हुई है और राहुल क्लब के बाहर भी गया था। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी फिर से स्पोर्ट्स क्लब गए। वहाँ उन्होंने कुछ स्पोर्ट्स गर्ल से बात की जो नेशनल लेवल पर खेलने वाले थे। हम आप सबसे आपके लीडर राहुल सर के बारे में आपसे पूछताछ करने आए हैं। हमें बताएं कि राहुल सर का बिहेवियर कैसा था सबके साथ। राहुल सर तो बहुत अच्छे थे सर, सबके साथ अच्छे से रहते थे और अपने काम को लेकर बहुत लॉयल भी थे, बहुत मेहनती थे। तुम कौन? सर, मैं राहुल सर की टीम में प्लेयर थी। पता नहीं इतने अच्छे इंसान को किसी ने जलाकर क्यों मार डाला। बाकी सब लड़कियों ने भी राहुल के बारे में यही कहा। इंस्पेक्टर राठौर को समझ नहीं आ रहा था कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी तो फिर राहुल को मारा किसने और क्यों? कामिनी, एक बात तो कंफर्म है कि राहुल का खून क्लब के ही किसी मेंबर ने किया है, लेकिन किसने? सर, मुझे लगता है हमें क्लब के सारे मेंबर्स की इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए। शायद पास्ट में कुछ छुपा हो। राइट कामिनी। लेकिन सर, हम ये सब पता कैसे लगाएंगे? क्लब में। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी क्लब पहुंचे और क्लब मेंबर्स के पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए। तभी इंस्पेक्टर राठौर को एक सीनियर सिटीजन मेंबर मिस्टर नंद कुमार की फाइल मिली, जिन्होंने हाल ही में क्लब मेंबरशिप क्लोज किया था। राठौर ने रिसेप्शन पर जाकर नंद कुमार जी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली। वहां उन्हें पता चला कि नंद कुमार जी इस क्लब के बहुत पुराने मेंबर थे और वो आज भी क्लब के प्लेयर्स और सारे कमेटी मेंबर्स के कांटेक्ट में हैं। लेकिन कुछ दिन पहले राहुल सर कॉल पर नंद कुमार जी से झगड़ा कर रहे थे। नंद कुमार जी, आपके दिन गए। आप जब स्पोर्ट क्लब चला रहे थे तो बात अलग थी, कंपटीशन कम थे। आज कितने कंपटीशन बढ़ गए हैं। आपने अपने हिसाब से क्लब चलाया, अब हमें अपने हिसाब से चलाने दीजिए। हमें मत सिखाइए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इंस्पेक्टर राठौर ने क्लब से उनका एड्रेस निकाला और उनसे बात करने पहुंचे। जी इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? जी हाँ, आना पड़ा। राहुल के बारे में तो आपको पता ही होगा। जी हाँ, पता चला। बहुत अच्छा लड़का था राहुल। अच्छा था तो आपका उससे झगड़ा क्यों हुआ था? जी, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ था राहुल के साथ। अच्छा, अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। हमें सब पता है आपका फोन पर झगड़ा हुआ था। छुपाने से सच नहीं छुपता। जी, मैं सच कह रहा हूँ, हमारा फोन पर झगड़ा हुआ था, लेकिन इतना नहीं कि मैं राहुल का खून कर दूं। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, ठीक से चल भी नहीं पाता। किसी का खून क्या करूंगा। इंस्पेक्टर राठौर वहाँ से चले गए और अगले ही दिन वो नंद कुमार जी के पास पहुँचे और उन्हें अरेस्ट कर लिया। सर, आपने मुझे क्यों पकड़ा है? मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, कुछ नहीं किया? तभी सामने उन्होंने प्रीति को देखा। प्रीति को देखकर नंद कुमार जी समझ गए कि पुलिस को सब सच पता चल गया है। हाँ, ये सच है कि राहुल सर को मैंने ही मारा है और ये बात नंद कुमार सर भी जानते थे। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि राहुल लीडर के नाम पर एक धब्बा था। प्रीति ने बताया कि राहुल दूर से आई हुई गरीब घर की लड़कियों का फायदा उठाता था। जो लड़कियां क्लब की फीस नहीं भर पाती थी, वो उनसे अपने घर के सारे काम करवाता था। कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, जैसे कि हम प्लेयर्स की कोई इज्जत ही ना हो। और ये बात जब नंद कुमार जी को पता चली तो उन्होंने इन सब का विरोध किया। जी हाँ, फोन पर मेरी बहस इसी बात पर हुई थी कि मैं राहुल को समझा रहा था कि वो जो भी कर रहा है वो गलत है, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। गुस्से में एक दिन जब मैं उसके घर गई और उसका सच सामने लाने की धमकी दी,
तो वो नशे में था। उसने मुझे मारने की कोशिश की। हम दोनों में हाथापाई भी हुई और मैंने उसका सिर पकड़कर फिश टैंक में डुबोया, जिससे उसकी मौत हो गई। किसी को मुझ पर शक न हो, इसीलिए मैंने घर में आग लगा दी। लेकिन सर, आपको प्रीति पर शक कैसे हुआ? कामिनी, मैंने नंद कुमार और बाकी सभी के नंबर्स को ट्रैक किया था और उन रिकॉर्ड्स के मुताबिक कल शाम को प्रीति ने नंद कुमार जी को कॉल किया था। तुम घबराओ मत प्रीति, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि राहुल को तुमने मारा है। तो बस मिल गया खूनी और सबूत। वाह सर, आपका जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी।